आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास से करते हैं। मतलब जरा इस बात पर गौर करने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में जो लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं, हाँ। वो लोग जो हर तरह के लाइफ हैक्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वो टाइम मैनेजमेंट ऐप और शॉर्टकट वाले लोग, वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा थके हुए, तनावग्रस्त और अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? ये बहुत आम बात हो गई आजकल। है ना? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ अंदर से सूख रहा है और हम बस बाहर से उसकी पत्तियों पर हरा रंग पोतने में लगे हुए हैं। सही कहा आपने। और ये विरोधाभास असल में हमारी ना एक बहुत पुरानी और गहरी वैचारिक कमी की ओर इशारा करता है। देखिए, हम सब तुरंत नतीजे चाहते हैं। समस्या यह है कि पिछले कुछ दशकों में सफलता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। नजरिया बदल गया है मतलब ये कि हम जड़ों को सींचने के बजाय सिर्फ बाहरी तकनीकों पर फोकस करने लगे हैं। हम ये भूल गए हैं कि स्थायी परिणाम कभी भी सिर्फ व्यवहार में ऊपर ऊपर से बदलाव करने से नहीं आते। और यही वो पहेली है जिसे आज हम अपने इस गहरे विश्लेषण में सुलझाने वाले हैं। आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वे स्टीफन आर कोवे की बेहद मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है, जिसकी मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं। वाओ, 1.5 करोड़। तो आज की चर्चा का हमारा मिशन इस काम के मूल सिद्धांत यानी जो भीतर से बाहर या इनसाइड आउट नजरिया है उसकी गहराई में उतरना है। कोवे ने ये पूरा ढांचा सफलता पर लिखे गए पिछले 200 सालों के साहित्य का निचोड़ निकालकर तैयार किया था। तो चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल। इंटरनेट के इस दौर में जहां हर समस्या का 5 मिनट वाला समाधान मौजूद होने का दावा किया जाता है, वहां एक ऐसा दृष्टिकोण क्यों प्रासंगिक है जो हमारे सोचने के तरीके की बिल्कुल जड़ों पर काम करने की मांग करता है? तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए ना हमें एक संतुलन को समझना होगा, जिसे कोवे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेसिटी या संक्षेप में पी और पीसी का संतुलन कहते हैं। पी और पीसी। अच्छा। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन का मतलब है वो अंतिम परिणाम जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना हो या एक अच्छा रिश्ता हो। वहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी पीसी वो संपत्ति है या क्षमता है जो उस परिणाम को लगातार पैदा करती है। अच्छा, अगर हम सिर्फ शॉर्टकट्स या लाइफ हैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम पी पर जोर दे रहे हैं लेकिन पीसी को नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल वही बात है। ज्यादा अंडे पाने के लालच में हम मुर्गी को ही मार देते हैं। इनसाइड आउट दृष्टिकोण का मतलब है कि हमें अपने पैराडाइम्स यानी सोचने और दुनिया को देखने के बुनियादी चश्मे को बदलना होगा। एक मिनट जरा रुकिए, इस पैराडाइम वाले विचार को थोड़ा और खंगालते हैं। अगर मैं इसे सही तरीके से समझ रही हूँ तो ये वैसा ही है जैसे किसी ने लाल रंग का चश्मा पहना हो। हाँ, सही जा रहे हैं आप। अगर चश्मा लाल है तो उसे दुनिया की हर चीज लाल ही दिखाई देगी। अब वो इंसान अपने व्यवहार में कितना भी बदलाव कर ले, सकारात्मक सोच की कितनी भी किताबें पढ़ ले, जब तक वो चश्मा नहीं उतारता दुनिया का रंग नहीं बदलेगा, है ना? ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इनसाइड आउट का पूरा फलसफा यही है कि बाहरी दुनिया और दूसरों के साथ सफल होने से पहले किसी भी इंसान को खुद पर विजय प्राप्त करनी होती है। दस्तावेजों में इसे डिपेंडेंस यानी निर्भरता से इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की ओर का सफर बताया गया है। एक तरह की प्राइवेट विक्ट्री या व्यक्तिगत जीत कह लीजिए इसे। प्राइवेट विक्ट्री। तो इस जीत की पहली शर्त क्या है? इसकी पहली शर्त है ये मानना कि हमारे हालात और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है। जिसे हम आम भाषा में सक्रिय रहना या प्रोएक्टिव होना कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आम तौर पर प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना माना जाता है ना? हाँ। जैसे कि मीटिंग में सबसे पहले बोलना या कोई काम जल्दी शुरू कर देना। पर यहाँ स्रोतों के अनुसार बात कुछ और ही लग रही है। हाँ, यहाँ कोवे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को एक नए सांचे में ढालते हैं। वे इसे 2 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और एबिलिटी यानी क्षमता। अच्छा, रिस्पॉन्स और एबिलिटी यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। देखिए, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस घटना पर हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये पूरी तरह से हमारी आजादी है। और यहीं पर वो प्रभाव के दायरे यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और चिंता के दायरे सर्कल ऑफ कंसर्न का तंत्र काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपना ज्यादातर समय अर्थव्यवस्था, मौसम
या दूसरों की कमियों पर बहस करने में बिता देते हैं। हाँ, जिन पर उनका कोई जोर नहीं है। सही कहा। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं और यही चिंता का दायरा है। जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा केवल प्रभाव के दायरे पर लगाते हैं, यानी उन चीजों पर जिन्हें वे बदल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे उनकी खुद की सोच, उनकी आदतें, उनका काम। वे काश ऐसा होता या मुझे ये करना ही पड़ेगा जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। वे सीधे कहते हैं मैं एक चुनता हूं। और जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसका जीवन उसकी अपनी रचना है, तो वो स्वाभाविक रूप से अगले कदम की ओर बढ़ता है। ये कदम है व्यक्तिगत नेतृत्व का, जहां इंसान ये तय करता है कि उसे जाना कहाँ है। इसे अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना कहा गया है। इसका सबसे शक्तिशाली सिद्धांत यह है कि हर चीज का निर्माण न 2 बार होता है। हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। वाओ, ये विचार मुझे ना घर बनाने की प्रक्रिया की याद दिलाता है। मतलब सबसे पहले हम ये स्वीकार करते हैं कि हम इस घर के आर्किटेक्ट हैं। ये पहली बात हुई। हाँ, उसके बाद जमीन पर एक भी ईंट रखने से पहले हम दिमाग में और कागज पर उस घर का पूरा नक्शा या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ये पहला निर्माण है, जिसे फर्स्ट क्रिएशन कहते हैं। बिल्कुल। और फिर जब मजदूर ईंट से ईंट जोड़ते हैं तो वो दूसरा भौतिक निर्माण होता है, सेकंड क्रिएशन। दस्तावेजों में इसके लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की बात कही गई है। हाँ, ताकि आपका विजन क्लियर रहे। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक संशय है। अच्छा, संशय किस बात का? देखिए, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं, जहाँ ईमेल्स का ढेर लगा है, बॉस का दबाव है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो उन छोटी छोटी समस्याओं के बीच हमेशा अंतिम लक्ष्य या जीवन के बड़े विजन पर ध्यान केंद्रित करना क्या मानसिक रूप से थका देने वाला नहीं है? मतलब क्या हर दिन हर मिनट एक आर्किटेक्ट बने रहना इंसान को तोड़ नहीं देगा? ये सवाल बहुत वाजिब है और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों इसी वजह से बड़े विजन को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन कोवे यहाँ नेतृत्व यानी लीडरशिप और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बीच एक गहरी लकीर खींचते हैं। वो कैसे? देखिए, नेतृत्व ये तय करता है कि आप अपनी सफलता की सीढ़ी किस दीवार पर टिका रहे हैं, और प्रबंधन ये तय करता है कि आप उस सीढ़ी पर कितनी तेजी से चढ़ते हैं। जो रोजमर्रा की उलझने हैं ना, वे प्रबंधन का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ब्लूप्रिंट बनाना लीडरशिप है? बिल्कुल। इंसान तब थकता है जब वो बिना नक्शे के अंधाधुंध दौड़ रहा होता है। अगर किसी इंसान ने अपना जीवन कुछ ऐसे अटल सिद्धांतों पर केंद्रित किया है जो बदलते नहीं हैं, तो वे सिद्धांत एक अपरिवर्तनीय आंतरिक कोर बन जाते हैं। अनचेंजिंग कोर। हाँ, ये कोर आपको सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति देता है। इसलिए जब बाहर उथल-पुथल होती है तो विजन थकाता नहीं है, बल्कि वो उस उथल-पुथल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। वाओ, ये बहुत स्पष्टीकरण देने वाला जवाब है। यानी अगर आपका ब्लूप्रिंट पक्का है तो बाहरी शोर से घबराहट नहीं होती। एकदम सही। तो अब मान लेते हैं कि दिमाग में नक्शा तैयार हो गया है। अगला सबसे मुश्किल काम है पूरे अनुशासन के साथ उस नक्शे को जमीन पर उतारना, यानी वास्तविकता में बदलना। हाँ, और यहीं पर बात आती है तीसरी आदत की, पहली चीजों को पहले रखने की। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत प्रबंधन का वो हिस्सा है जहां हमारे इरादे हमारी दिनचर्या से टकराते हैं। यहाँ समय प्रबंधन का एक पूरा तंत्र सामने आता है। कोवे हमारे सभी कामों को एक मैट्रिक्स में रखते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई काम कितना अर्जेंट है यानी तत्काल है और कितना इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक इस मैट्रिक्स का असली रहस्य क्वाड्रेंट 2 में छिपा है। क्वाड्रेंट 2। बिल्कुल। ये वो काम हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन तत्काल नहीं है, जैसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, लंबी अवधि की योजना बनाना, नए कौशल सीखना या रिश्ते मजबूत करना। क्योंकि ये तत्काल नहीं होते, इसलिए ये हम पर दबाव नहीं डालते। और यही इंसान की सबसे बड़ी चूक होती है। ज्यादातर लोगों की कमजोरी ना अनुशासन की कमी नहीं होती। असली समस्या ये है कि उन्होंने अपने विजन या अपने ब्लूप्रिंट को अपने दिलो दिमाग में गहराई से उतारा ही नहीं होता। मतलब उनका सेकंड क्रिएशन फर्स्ट क्रिएशन से जुड़ा नहीं है। सही कहा। अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी चीज हमारे कैलेंडर में आ गई है, हमें बस उसे प्राथमिकता देनी है, जबकि होना ये चाहिए कि हम अपनी प्राथमिकताओं को अपने कैलेंडर में जगह दें। इसे समझने के लिए ना मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन का रूपक लेते हैं। अच्छा, बताइए। जब फोन की घंटी बजती है या कोई मैसेज आता है तो वो क्वाड्रेंट 1 है, तत्काल भी और महत्वपूर्ण भी। हमें तुरंत फोन उठाना पड़ता है। हाँ, वो तो इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके विपरीत क्वाड्रेंट 2 फोन का वो सिस्टम अपडेट है
जो सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाता है और भविष्य में फोन को क्रैश होने से रोकता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? लेकिन क्योंकि सिस्टम अपडेट के लिए फोन को 15 मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा और वो उस वक्त अर्जेंट नहीं लगता, तो हम हमेशा रिमाइंड मी लेटर या बाद में याद दिलाएं का बटन दबा देते हैं। हाँ, हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन मैं इस पर थोड़ा विवाद करना चाहूंगी। जी बताइए। जब सचमुच कोई बड़ा संकट सामने हो, मान लीजिए कोई भारी आर्थिक तंगी आ गई है या ऑफिस में कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जो कि क्वाड्रेंट 1 की आग है, तो क्या उस वक्त सिस्टम अपडेट या लंबी अवधि की योजना पर ध्यान देने की बात करना किताबी और अव्यावहारिक नहीं लगता? देखिए, अगर आग लग चुकी है तो जाहिर है पहले उसे ही बुझाना होगा। आप आग छोड़कर सिस्टम अपडेट नहीं कर सकते। वही तो। लेकिन कोवे का दर्शन यहाँ एक कदम पीछे जाकर ये सोचने को मजबूर करता है कि आखिर क्वाड्रेंट 1 में इतने सारे संकट या इतनी सारी आग लग ही क्यों रही है? ओह, अच्छा। अक्सर ये आग इसलिए लगती है क्योंकि हमने महीनों या सालों तक क्वाड्रेंट 2 के कामों को टाल दिया था। अगर हमने समय रहते रिश्तों पर काम किया होता या सिस्टम अपडेट किया होता तो शायद वो बड़ा संकट पैदा ही नहीं होता। ये तो बहुत गहरी बात है ना? क्वाड्रेंट 2 में बिताया गया समय असल में एक निवारक उपाय है जो धीरे धीरे क्वाड्रेंट 1 के संकटों को खत्म कर देता है। इसीलिए साप्ताहिक योजना में अपनी विभिन्न भूमिकाओं को पहचानना और उनमें संतुलन बनाए रखना इतना अहम है। तो मतलब जब कोई इंसान खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, अपना विजन तय कर लेता है और अपने समय को क्वाड्रेंट 2 के अनुसार प्रबंधित करने लगता है, तो वो प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर लेता है। बिल्कुल। अब वो इंसान अंदर से स्वतंत्र है। और जो व्यक्ति स्वतंत्र है, केवल वही सही मायनों में बाहरी दुनिया के साथ गहराई से जुड़ सकता है, यानी वह परस्पर निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ सकता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी पब्लिक विक्ट्री और चौथी आदत, विन विन, यानी सबकी जीत की सोच। विन विन को समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लोग अक्सर इसे ना समझौता करना या सिर्फ अच्छा इंसान बनना समझ लेते हैं। हाँ, जबकि ये मानवीय संपर्क का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। इसके लिए चरित्र के 3 स्तंभ चाहिए होते हैं। पहला है सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी, अपने मूल्यों पर टिके रहना। दूसरा परिपक्वता, यानी अपनी बात पूरे साहस के साथ रखने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करना। साहस और विचारशीलता का संतुलन। बिल्कुल। और तीसरा सबसे अहम है प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस माइंडसेट। प्रचुरता की मानसिकता। अगर हम इसे एक बहुत बड़े अनलिमिटेड बफे की तरह देखें, जहां खाना कभी खत्म नहीं होता। हाँ, बढ़िया एनालॉजी है। अगर कोई दूसरा इंसान प्लेट भरकर खाना ले रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए खाना कम पड़ जाएगा। एकदम सही। ये सोच उस आम कमी की मानसिकता या स्कार्सिटी माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ है, जहां लोग ये मानते हैं कि सफलता एक पाई की तरह है और अगर किसी और को बड़ा हिस्सा मिल गया तो मेरे लिए कम बचेगा। हाँ, और यही सोच ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। लेकिन मैं इस विन विन के विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी यहाँ पर। जरूर। देखिए, कागज पर ये बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन अगर हम वास्तविक दुनिया की बात करें, मान लीजिए कोई बहुत ही आक्रामक व्यावसायिक बाजार है जहां प्रतिस्पर्धी आपको कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या ऐसे कटरोट माहौल में विन विन की मानसिकता के साथ जाना एक तरह का आत्महत्या करने जैसा कदम नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार चुनौती है और इसका जवाब ये है कि अगर आप विन विन को कमजोरी या दबने के रूप में देखते हैं तो आप यकीनन हार जाएंगे। लेकिन याद कीजिए, हमने विन विन के लिए परिपक्वता की बात की थी, जिसमें साहस और विचारशीलता दोनों का संतुलन होता है। अगर आप सिर्फ दूसरों का विचार करते हैं और अपनी बात कहने का साहस नहीं रखते तो वो लूज विन है। मतलब आप खुद हार कर दूसरों को जिता रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास सिर्फ साहस है और दूसरों का विचार नहीं तो वो विन लूज है। असली विन विन में इंसान पूरी ताकत से अपनी जरूरतें सामने रखता है और उतनी ही शिद्दत से सामने वाले की जरूरतें पूरी करने का रास्ता खोजता है। और अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता तब क्या? तो कोवे कहते हैं कि सबसे बेहतरीन विकल्प है नो डील, यानी कोई समझौता न करना। नो डील, वाओ। यह स्पष्टता कि हम दोनों के फायदे का रास्ता नहीं मिला तो हम ये काम नहीं करेंगे, इंसान को किसी भी आक्रामक बाजार में डरने से बचाती है। ये नो डील वाला पहलू ना इस पूरे विचार को बहुत मजबूत बनाता है। और जब कोई व्यक्ति इस मानसिकता के साथ किसी रिश्ते में जाता है तो उसे संवाद के सबसे गहरे स्तर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी 5वीं आदत है। हाँ, पहले समझने की कोशिश करना और फिर समझे जाने की उम्मीद करना। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग या सहानुभूति
पूर्ण श्रवण का सिद्धांत है। संचार या कम्युनिकेशन में ना ये सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि आप देखिए, ज्यादातर लोग दूसरों को समझने के लिए नहीं सुनते, वे सिर्फ अपना जवाब तैयार करने के लिए सुनते हैं। हाँ, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है सामने वाले को उसकी अपनी दुनिया के चश्मे से देखना, आंखों से, दिल से और फिर कानों से सुनना। और इसी से इमोशनल बैंक अकाउंट यानी भावनात्मक बैंक खाता भरता है। दस्तावेज बताते हैं कि हर रिश्ते का अपना एक अदृश्य बैंक खाता होता है। जब हम किसी को बिना जज किए सुनते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, अपने वादे पूरे करते हैं और सबसे बढ़कर जब कोई गलती होती है तो बिना किसी शर्त के माफी मांग लेते हैं, हाँ, तो हम उस खाते में बहुत बड़ा डिपॉजिट या जमा कर रहे होते हैं। और जब हम बिना समझे अपनी बात थोपते हैं या उम्मीदें स्पष्ट नहीं करते, तो वो एक भारी विड्रॉल या निकासी होती है। बहुत सही तरीके से समझाया आपने इसे। लेकिन मेरे दिमाग में यह एक डर पैदा हो रहा है। कैसा डर? अगर हम हमेशा सामने वाले को ही समझने के इरादे से सुनते रहेंगे, तो क्या ये डर नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा? मतलब कोई स्वार्थी इंसान हमारी इस सुनने की आदत का गलत फायदा उठा लेगा? इस डर का पैदा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर हमें वापस शुरुआत में जाना होगा। शुरुआत में मतलब? कोवे स्पष्ट करते हैं कि एम्पैथेटिक लिसनिंग के लिए आपको अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। जब आप किसी को गहराई से सुनते हैं तो आप वास्तव में उनके प्रभाव के लिए खुद को खोल रहे होते हैं। अगर आपका अपना आंतरिक कोर, वो पहली 3 आदतें जिनकी हमने बात की, मजबूत नहीं है, तो आप सच में बह जाएंगे और लोग आपका फायदा उठा लेंगे। अच्छा, तो प्राइवेट विक्ट्री यहाँ ढाल का काम करती है? बिल्कुल। अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप बिना अपना संतुलन खोए दूसरों के दर्द या उनके नजरिए को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत गहरे आत्मविश्वास की निशानी है। जरा मुझे इसे समेटने दीजिए। यानी जब भीतर का आर्किटेक्चर मजबूत होता है, तभी इंसान बाहर इतनी जगह बना पाता है कि दूसरों को सुन सके। एकदम सही। और जब ऐसे दो स्वतंत्र और समझदार लोग आपस में संवाद करते हैं, तो वहां से कुछ ऐसा पैदा होता है जो गणित के नियमों को तोड़ देता है। ये हमारी अगली मंजिल है, छठी आदत, सिनर्जी या तालमेल बिठाना, जहां एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। इसे हम रचनात्मक सहयोग कह सकते हैं। सिनर्जी का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि इंसान मतभेदों का सम्मान करना सीख ले। ये मान लेना कि कोई भी व्यक्ति दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसी देखता है जैसे वे खुद हैं। जब हम मतभेदों को एक रुकावट के बजाय एक नए अवसर की तरह देखने लगते हैं, तब तीसरे विकल्प यानी थर्ड ऑल्टरनेटिव्स के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन चलिए फिर से जमीनी हकीकत पर आते हैं। हाँ, बताइए। मतभेदों का सम्मान करना कागज पर तो बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन किसी कंपनी के बोर्डरूम में जहां 5 अलग-अलग लोग 5 अलग-अलग एजेंडा लेकर बैठे हैं, अगर वहां हर मतभेद का सिर्फ सम्मान ही किया जाने लगे, तो क्या वो मीटिंग कभी खत्म होगी? मतलब क्या ये सिर्फ अंतहीन बहस और फैसलों में देरी का कारण नहीं बनेगा? यहाँ अक्सर लोग ना कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते और सिनर्जी के बीच उलझ जाते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? जब बोर्ड रूम में अंतहीन बहस के बाद कोई बीच का रास्ता निकलता है तो वो समझौता होता है। समझौते में एक और एक मिलकर मुश्किल से 1.5 बनाते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, कोई भी पूरी तरह खुश नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सिनर्जी एक बहुत ही कैटालिटिक प्रक्रिया है। ये डरावनी भी हो सकती है। डरावनी क्यों? डरावनी इसलिए क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने सुरक्षित विचारों को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। आपको ये स्वीकार करना होता है कि मुझे नहीं पता कि ये चर्चा हमें कहाँ ले जाएगी, लेकिन वो जगह मेरे या तुम्हारे शुरुआती विचार से बेहतर होगी। वाह! जब लोग एक दूसरे की छिपी हुई क्षमता पर दांव लगाते हैं, तो वो एक ऐसा तीसरा विकल्प खोजते हैं जो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। ये बहस नहीं है, ये एक नई रचना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि सिनर्जी सिर्फ सहन करना नहीं है, बल्कि कुछ नया रचना है। बिल्कुल। और इस पूरी इनसाइड आउट जीवन शैली को जिंदा रखने के लिए जो अंतिम सिद्धांत दस्तावेजों में दिया गया है, वो है 7वीं आदत, आत्मनवीनीकरण का, जिसे शार्पिन द सॉ या आरी में धार लगाना कहा गया है। हाँ, मुझे वो लकड़हारे वाली कहानी हमेशा बहुत सटीक लगती है। वो जंगल वाली कहानी। हाँ, एक लकड़हारा पेड़ काटने में इतना उलझा हुआ है
पसीने से तरबतर है, लेकिन जब उससे कहा जाता है कि तुम्हारी आरी की धार कुंद हो गई है, इसे तेज क्यों नहीं कर लेते, तो वो झल्ला कर कहता है, मेरे पास आरी तेज करने का समय कहाँ है? क्या तुम देख नहीं रहे मैं पेड़ काटने में कितना व्यस्त हूँ? और ये कहानी आज के दौर के उस थके हुए पेशेवर इंसान की सटीक तस्वीर है जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। बिल्कुल। ये नवीनीकरण की आदत बाकी सभी आदतों को अपने घेरे में लेती है, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो बाकी सब कुछ मुमकिन बनाती है। ये किसी एक हिस्से का काम नहीं है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि इंसान को 4 मुख्य आयामों में खुद को लगातार नया करना होता है। शारीरिक, जैसे सही खानपान, आराम और व्यायाम। मानसिक, लगातार पढ़ना, नया सीखना, लिखना। तीसरा है सामाजिक और भावनात्मक, यानी दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाना। और चौथा है आध्यात्मिक, अपने मूल्यों और विजन से जुड़े रहना। प्रभाव है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी प्रभाव से एक अपवर्ड स्पाइरल का निर्माण होता है। ये विकास और परिवर्तन का एक ऐसा चक्र है जो लगातार ऊपर की ओर उठता है। आप सीखते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं और उस पर अमल करते हैं। फिर आप और सीखते हैं और ऊंचे स्तर पर प्रतिबद्ध होते हैं। तो अगर हम इस पूरे इनसाइड आउट सफर को एक सूत्र में बांधें, तो ये एक बहुत ही स्पष्ट दिशा में जाता है। हमने शुरुआत की खुद की जिम्मेदारी लेने और अपने विचारों के चश्मे को पहचानने से। हाँ, पहली आदत। फिर हमने उस खाली कैनवस पर अपना लक्ष्य या अपना विजन बनाया। उसके बाद उस विजन को रोजमर्रा की भागदौड़ में अनुशासन के साथ समय के मैट्रिक्स में पिरोया। ये पूरी प्रक्रिया हमारी आंतरिक जीत थी, अंदरूनी प्राइवेट विक्ट्री। जब हम भीतर से इतने मजबूत हो गए, तब हम बाहरी दुनिया में उतरे। हमने विन विन की प्रचुरता के साथ लोगों से संपर्क किया, उन्हें गहराई से समझा और उनके साथ मिलकर ऐसे समाधान रचे जो किसी एक के बस की बात नहीं थी। और इन सबको सस्टेन करने के लिए, यानी इस पूरी मशीन को लगातार चलाने के लिए, हमने अपनी आरी में धार लगाना जारी रखा। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा सार ये है कि स्टीफन कोवे ने कोई नई और चमत्कारी तकनीक इजाद नहीं की थी। अच्छा? जी हाँ, उन्होंने सिर्फ जीवन के उन गहरे और शाश्वत सिद्धांतों को एक ढांचे में पिरोया जो समय, तकनीक या दौर के साथ कभी नहीं बदलते। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह काम करता है, वैसे ही मानव स्वभाव के सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। ये बहुत सही बात कही आपने। यही कारण है कि 1996 में टाइम मैगजीन ने कोवे को 25 सबसे प्रभावशाली अमेरिकियों में शामिल किया था, और उनका ये दर्शन आज भी दुनिया भर के संगठनों का आधार है। वाओ! लेकिन अंततः ये सारा ज्ञान सिर्फ बोर्ड रूम या सेमिनार के लिए नहीं है। ये असल में तभी अपना मूल्य साबित करता है जब इसे हमारे घर के रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में जिया जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान केवल तभी उपयोगी है जब वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। तो इस गहरे विश्लेषण को विराम देते हुए चलिए उस एक विचार पर वापस लौटते हैं जिसने सबसे ज्यादा झकझोरा है कि हर चीज का निर्माण 2 बार होता है, पहले दिमाग में और फिर हकीकत में। इस जानकारी से विदा लेते हुए जरा इस सवाल पर गौर करने की कोशिश करें, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती या परेशानी इस वक्त चल रही है, क्या ये मुमकिन है कि उसका पहला निर्माण या फर्स्ट क्रिएशन खुद हमारे ही किसी अनजाने पुराने विचार या कमी की मानसिकता ने किया हो? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और अगर ऐसा है तो आज उस मानसिक ब्लूप्रिंट को इनसाइड आउट तरीके से बदलने का सबसे पहला कदम क्या हो